हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। चलिए तो फिर सीडीपी की क्लास जो हम स्टार्ट किए हैं उसमें आगे चलते हैं और आज हम इस वीडियो में पढ़ते हैं मापन, आकलन और मूल्यांकन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है अपने एग्जाम की व्यू से। आपने देखा होगा कि लगभग सभी तरह के एग्जाम्स में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हमको देखने को मिल ही जाते हैं, है ना, असेसमेंट से, इवैल्यूएशन से। ठीक है, तो इस पॉइंट में कौन कौन सी चीजें हैं हमको पढ़ने जानने वाली, वो सारी चीजों को एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, देखिए मापन, आकलन और मूल्यांकन तीन अलग अलग चीजें हैं। तीनों चीजों में थोड़े बहुत डिफरेंसेस है। ठीक है, मापन मीन्स होता है मेजरमेंट, आकलन को बोलते हैं असेसमेंट और मूल्यांकन को बोलते हैं इवैल्यूएशन। ठीक है, ये हो गए तीनों तीनों चीजों के नाम इंग्लिश में। अब हम सबसे पहले देखते हैं एक एक करके सबको। पहला है मापन। तो मापन क्या होता है वो देखिए। मापन ना नंबर के हिसाब से ही बच्चे की योग्यता निर्धारण करना ही मापन कहलाता। मतलब नंबर के हिसाब से नंबरिंग देना बच्चों को क्या करना, नंबरिंग करना कि कितने नंबर वो पाया है, ठीक है, या कितने नंबर वो पा रहा है, वो एक तरह का मेजरमेंट या मापन कहलाएगा। यह सिर्फ और सिर्फ मात्रात्मक पहलू तक ही सीमित रहता है, मात्रात्मक, ठीक है, मात्रा या नंबरिंग, नंबर देने तक। तो वो तो हो गया मापन बच्चों का, ये एक छोटा प्रक्रिया है। ठीक है, इसके आगे हम मेन अब चलेंगे आकलन मतलब असेसमेंट में और मूल्यांकन मतलब इवैल्यूएशन में। ठीक है, देखिए सेकंड है आकलन। तो अब आकलन में क्या क्या चीजें होती है वो देखिए। आकलन मीन्स होता है असेसमेंट। असेसमेंट क्या है, किसी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की प्रक्रिया आकलन कहलाती है। यह टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब असेसमेंट क्या होता है, बच्चों के बारे में ना जानकारी इकट्ठे करते रहना कि बच्चा कौन से फील्ड में स्ट्रांग है और कौन से फील्ड में वीक है, कौन से जोन में उसको आगे और भी चीज़ें करने की ज़रूरत है, कौन सा उनका क्षेत्र ऐसा है जिसमें वो कंप्लीट है। उनके जो अलग अलग क्षेत्र, उनकी प्रगति की जांच एक तरह का निरंतर जो करते रहते हैं, है ना, पढ़ाई के दौरान ही। ये विशेष बात आप याद रखेंगे, पढ़ाई के दौरान ही। मतलब कुछ दिन पढ़ा लिए, फिर से थोड़ा सा चेक कर लिए क्या कैसा कितना सीखा, किस चीज़ों की और ज़रूरत है, वो कहलाती है आकलन या असेसमेंट। ठीक है, असेसमेंट ना दो प्रकार के होते हैं। आकलन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन सा, एक तो हो जाता है रचनात्मक आकलन और दूसरा होता है योगात्मक आकलन, है ना, फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट। ठीक है, फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट क्या होती है उसको थोड़ा सा एक बार अच्छे से देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रचनात्मक या फॉर्मेटिव असेसमेंट का। देखिए, पढ़ाने के दौरान किया गया आकलन ही रचनात्मक आकलन कहलाता है। यह बच्चों के बारे में जानने का बेस्ट आकलन या तरीका है। पढ़ाने के दौरान या क्लासरूम के दौरान, ठीक है, या पठन जो चलती रहती है हमारी, ठीक है, लर्निंग की जो प्रक्रिया प्रोसेस चलती रहती है, उस दौरान में फॉर्मेटिव, है ना, छोटे छोटे गैप के बाद एक तरह से एक असेसमेंट किया जाता है, बच्चों का आकलन किया जाता है उनके सीखने की गति को लेकर, या प्रगति जो है उनके सीखने की जो गति है उसको मापने के लिए कि किस स्तर में वो सीख रहा है, सारी चीज़ें जो उनको बताई जा रही है अच्छे से उन तक पहुंच पा रही है कि नहीं। ठीक है, क्या कुछ चीज़ें बच्चों से छूट रहा है, ठीक है, कौन कौन से फील्ड में बच्चा पिछड़ रहा है, इस सब चीज़ों को ना पढ़ाई के दौरान, पढ़ाई के साथ ही साथ निरंतर ये असेसमेंट का कार्य किया जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि जो आकलन है ना, रचनात्मक आकलन, वो पढ़ाई के दौरान चलने वाली एक प्रक्रिया है। कौन सा आकलन, रचनात्मक आकलन, फॉर्मेटिव असेसमेंट। दूसरा हम चले देखते हैं योगात्मक आकलन या समेटिव असेसमेंट को। तो साल के अंत में ना किया जाने वाला जो आकलन होता है उसको योगात्मक आकलन कहते हैं। देखिए, जितने भी फॉर्मेटिव असेसमेंट हुए हैं या रचनात्मक आकलन अभी तक लिया गया है, उन सबको बेस बनाकर, उन सबके हिसाब से या पूरे साल भर में जो भी चीज़ें बच्चों में देखा गया है, जो भी पॉइंट्स बच्चों में मेज़र किया गया है, उन सारे चीज़ों को, उन सारे पहलुओं को देखते हुए अंत में एक और आकलन का कार्य किया जाता है बच्चों का, और इस आकलन को बोला जाता है समेटिव असेसमेंट या योगात्मक आकलन। ये एक तरह के जो आप फाइनल एग्जाम्स होते हैं ना बच्चों के, उससे रिलेट कर सकते हैं हम योगात्मक आकलन या समेटिव असेसमेंट को। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गए दोनों, रचनात्मक आकलन या फॉर्मेटिव असेसमेंट और योगात्मक आकलन या समेटिव असेसमेंट। ठीक है, इसको शॉर्ट में स्कूलों में अगर आप देखेंगे तो FA और SA के नाम से जाते हैं। FA एग्जाम और SA एग्जाम आप सुने होंगे। ठीक है, FA, FA1, FA2 ऐसे अलग अलग साल भर चलती है ये, और ये SA1, SA2 ऐसे एक दो बार ये होता है, या तो साल के अंत में होता है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं मेन पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज इवैल्यूएशन या मूल्यांकन। तो इवैल्यूएशन या मूल्यांकन किसको बोलते हैं वो देखिए। किसी विषय वस्तु, व्यक्ति आदि के गुण दोषों का विवेचन करके उसके संबंध में सही निर्णय करना मूल्यांकन कहलाता है। यह मात्रात्मक भी हो सकती है और गुणात्मक भी हो सकती है। देखो, किसी भी बच्चे का
सारे पक्षों को देखकर, ठीक है, उनके गुण दोष, उनके सीखने की गति, ठीक है, उसमें किसी भी चीज़ की कमी, इन सारे पॉइंट्स को देखकर क्या करना, एक इवैल्यूएशन करना, मूल्यांकन करना, ठीक है, या तो उसके बेस पर निर्णय लेना कि वो किस स्तर में है, कैसा है, कौन से लेवल में है, क्या उनकी स्थिति है। इस चीज़ का निर्णय करना ही क्या कहलाता है, एक फाइनल मूल्यांकन कहलाता है, ठीक है। मूल्यांकन की जब हम बात करते हैं ना, तो CCE एक हमारे सामने आती है, CCE जो कि 1986 के राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत इसको अपनाया गया था, और ये बोला गया था कि बच्चों का जो मूल्यांकन है वो एक बार नहीं बल्कि कंटिन्यूअस चलेगी, और वो सीमित रूप से नहीं बल्कि कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है, वो क्या होगा, कॉम्प्रिहेंसिव या व्यापक मूल्यांकन किया जाएगा। इसी को शॉर्ट में ना CCE बोला जाता है, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ठीक है। ये सतत इस यहाँ पर ना, ये व्यापक यहाँ पर कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। चल उसके बाद आगे हम चलते हैं, जो CCE है उसको, उसके तहत होता क्या है वो देखो। देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति जैसे कि मैंने बताया 1986 के अनुसार सतत और व्यापक मूल्यांकन, जिसमें मूल्यांकन के शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों पक्ष शामिल हो और शिक्षा की संपूर्ण अवधि के लिए अवधि हो, इस पर जोर देती हो। देखो CCE के तहत ये बोला गया है, ये कार्य अपनाया गया है, ये नीति अपनाई गई है कि बच्चों का ना एक व्यापक मूल्यांकन हो और कंटिन्यूअसली चलने वाली मूल्यांकन हो, ठीक है। बच्चों के किसी एक पक्ष का नहीं बल्कि उनके सारे पक्षों का मूल्यांकन हो, उनके शैक्षिक और गैर शैक्षिक, वो पढ़ाई में कैसा है वो तो शैक्षिक मूल्यांकन हो गया, पढ़ाई के साथ साथ उनकी जो को स्कॉलस्टिक एक्टिविटीज़ है, ठीक है, को करिकुलम एक्टिविटीज़, जो उनके पाठ्य सहगामी जो क्रियाएं हैं वो उसमें वो किस तरह से या कितना दक्ष है, ठीक है। पढ़ाई के साथ साथ जो चलने वाली दूसरी चीज़ें होती है, जो एक्टिविटीज़ होते हैं, खेल हो गए, ठीक है, उनके अलावा और भी कोई दूसरा एक्टिविटीज़ हो गया, स्कूलों में होने वाले बहुत सारे कार्यक्रम हो गए, उन सब में बच्चों की भागीदारी कैसी है, बच्चे का किसी भी बच्चे का दक्षता कैसा है उस फील्ड में, वो कितना कौशल या स्किल्ड है उस फील्ड में, इन सारे चीज़ों का मेज़र करना, इन सारे चीज़ों का इवैल्यूएशन करना क्या कहलाता है, एक कंप्लीट या कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन कहलाता है। और क्योंकि ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, इसको निरंतर किया जाता है पूरे साल भर, ठीक है, ये इस कारण से इसको कंटिन्यूअस बोला गया है ना। तो कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, इसमें CCE में बच्चे का सिर्फ शैक्षणिक पक्ष का नहीं, शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक दोनों पक्ष का, लगभग सभी पहलुओं का इसमें क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है। हमने कॉम्प्रिहेंसिव जो शब्द देखा, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब व्यापक जो शब्द देखा, उसमें दो चीजें आती, स्कॉलिस्टिक और को स्कॉलिस्टिक। स्कॉलिस्टिक मीन्स क्या होता है, एकेडमिक फील्ड, एकेडमिक मतलब जो पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड उनके चीज़ें हो गई, जो उनका शैक्षणिक फील्ड हो गया वो, और नॉन एकेडमिक मतलब नॉन एकेडमिक को ही कोई स्कॉलिस्टिक बोलते हैं, ठीक है। इसमें खेल कूद, स्पोर्ट्स और जो भी कल्चरल एक्टिविटीज़ और बहुत सारे जो एक्टिविटीज़ है वो सारी चीज़ें आती है। तो इस तरह से बच्चों का ऑल ओवर डेवलपमेंट होना ज़रूरी है, ये तय करता है कौन, CCE, ठीक है। अब हम चलेंगे आगे असेसमेंट और मूल्यांकन के कुछ और विशेष पहलुओं पर, और देखेंगे कि क्या क्या विशेषताएं इन दोनों की होती है। मूल्यांकन पठन पाठन प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। इवैल्यूएशन क्या है, पठन पाठन प्रक्रिया का एक बहुत ही ज़्यादा अभिन्न अंग है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, सारी चीज़ों को याद रखेंगे आप, है ना। आकलन और मूल्यांकन दोनों का उद्देश्य बच्चों की क्षमता, अनुभूति तथा अधिगम का मापन करना होता है। मुख्य रूप से अगर हम देखें तो चाहे हम बात करें आकलन का या हम बात करें मूल्यांकन का, दोनों का उद्देश्य क्या होता है, बच्चों की जो क्षमता है ना, या जो क्षमता अनुभूति है, अधिगम का जो क्षमता है उसको मापना होता है कि बच्चा कितना सीख रहा है, क्या सीख रहा है, क्या नहीं सीख रहा है, इन सारी चीज़ों को। अगर हम बात करें मूल्यांकन का, तो मूल्यांकन ना तीनों पक्षों का एक मापन करता है, चाहे वो बात हो बच्चों के ज्ञानात्मक पक्ष का कि वो ज्ञान कितना है बच्चे में, कितना नॉलेज है उसमें किसी भी चीज़ों को लेकर या अपने सब्जेक्ट को लेकर, ठीक है। भावनात्मक रूप से वो इमोशनली वो कितना स्ट्रांग है, कितना मजबूत है, या कितना अच्छा दक्ष है भावनात्मक रूप से, और क्रियात्मक पक्ष में उसका जो कार्य प्रणाली, कार्य शैली है वो कैसा है। तो ज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक तीनों पक्ष का एक विशेष मापन किया जाता है मूल्यांकन के थ्रू, ठीक है। आगे चलेंगे हम। मूल्यांकन में गुणात्मक तथा परिणात्मक दोनों ही प्रकार के निर्णय किए जाते हैं। गुणात्मक पक्ष को भी देखा जाता है बच्चों का, और परिणामात्मक पक्ष को भी देखा जाता है बच्चों का, ठीक है। आकलन की प्रक्रिया मूल्यांकन करने के लिए ही की जाती है। देखो आकलन ना मूल्यांकन प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है। मैं बता दूं, मूल्यांकन एक, जैसे कि मैंने बताया, एक बहुत बड़ा एक प्रक्रिया है, बहुत बड़ी प्रक्रिया है, और असेसमेंट जो होती है ना, आकलन, वो इसी में समाहित है, इसी के तहत है, इसी के अंदर है। मूल्यांकन के तहत ही आकलन की प्रक्रिया होती है। तो देखो आकलन की प्रक्रिया मूल्यांकन करने के लिए ही की जाती है, अर्थात
आकलन मूल्यांकन के दौरान होने वाली ही प्रक्रिया है। आकलन एक संक्षिप्त प्रक्रिया है और मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है। एक बहुत ही स्पष्ट बात यहाँ पर, अगर किसी को आकलन और मूल्यांकन में कंफ्यूजन होता होगा कि आकलन और मूल्यांकन में अंतर क्या है, तो देखो मूल्यांकन एक अपने आप में एक व्यापक चीज़ है। मूल्यांकन क्या है? अपने आप में व्यापक चीज़ है। आकलन उसके अंदर, उसके तहत होने वाली एक छोटी सी प्रक्रिया है आकलन, ठीक है। आकलन एक संक्षिप्त प्रक्रिया और मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया, ये चीज़ याद रखेंगे। मूल्यांकन का अर्थ है मूल्य का अंकन करना, अर्थात किसी भी वस्तु के मूल्य निर्धारण करना कि क्या क्वालिटीज़ उसमें हैं, कौन कौन से चीज़ें उसमें पाई जाती है, क्या विशेषताएं, विशेष चीज़ें उसमें है। किसी भी चीज़ का, किसी भी वस्तु का मूल्य निर्धारित करना, वे इसका शाब्दिक अर्थ में अगर हम देखें तो मूल्यांकन का ऐसा अर्थ होता है, ठीक है, मूल्य का अंकन करना। आकलन के बाद ही मूल्यांकन का कार्य किया जाता है। आकलन कार्य किया जाता है धीरे धीरे और फिर फाइनली मूल्यांकन किया जाता है उस बच्चे का। चलिए अब हम चलेंगे मूल्यांकन की विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए मूल्यांकन का, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की विषय, अब अच्छे से इसको देखेंगे, ठीक है। मूल्यांकन की अगर हम बात कर रहे हैं तो मूल्यांकन की निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए, तभी एक अच्छा मूल्यांकन उसको बोला जाएगा। पहला, वैधता हो, वैलिडिटी उसमें हो। वैध मूल्यांकन वही होगा जो वास्तव में उसी बात का परीक्षण करे जिस बारे में वह जानता है। देखिए, हम किसी का मूल्यांकन कर रहे हैं और ऐसे पक्षों का मूल्यांकन कर रहे हैं जिस पक्ष के बारे में बच्चे को या किसी भी को उसका नॉलेज नहीं है उस चीज़ का, ठीक है, तो उसका मूल्यांकन करने का कोई फायदा नहीं होता। ऐसी चीज़ों का मूल्यांकन करो जिससे रिलेटेड सामने उस पक्ष को रखा गया है, समझाया गया है, सिखाया गया है या बताया गया है, या जिसकी जानकारी बच्चे को है। 10 बच्चे का अगर हम मूल्यांकन कर रहे हैं, 10 बच्चों को हर एक चीज़ों को वो जानकारी होनी चाहिए। लेकिन अब बात यहाँ पर ये आती है कि किस चीज़ का मूल्यांकन करेंगे फिर सबको जानकारी, तो किसको कितनी स्तर की जानकारी है, किसकी जो नॉलेज है, किसका जो ज्ञानात्मक, भावनात्मक या जो पक्ष है ना, कार्यात्मक जो पक्ष है वो कितना स्ट्रांग है, इसी चीज़ की मूल्यांकन होती है। यही क्या कहलाता है? वैधता या वैलिडिटी उसकी कहलाती है। विश्वसनीयता सेकेंड पॉइंट है, या रिलायबिलिटी। विभिन्न परंतु एक जैसी परिस्थिति में किसी प्रश्न, परीक्षण या परीक्षा का उत्तर पूर्णतः एक ही प्रकार का होनी चाहिए, एक ऐसा मापन ही विश्वसनीयता कहलाएगा। देखो, अगर हम मूल्यांकन का कार्य कर रहे हैं किसी का, या कोई प्रश्न पूछ रहे हैं हम किसी को या बच्चे को, तो ना उसके उत्तर एक समान होनी चाहिए। अलग अलग परिस्थिति, अलग अलग समय विशेष के हिसाब से ना उत्तर बदलते नहीं रहना चाहिए, तभी वो एक वैध या एक अच्छा मूल्यांकन या विश्वसनीय मूल्यांकन कहलाएगा, ठीक है। अलग अलग जगहों में उत्तर चेंज हो रहे हैं परिस्थितियों के अनुसार, तो वैसा जो क्वेश्चन है वैसा मूल्यांकन है वो विश्वसनीयता या रिलायबिलिटी के स्तर का मूल्यांकन नहीं कहलाएगा। व्यवहारिक होनी चाहिए मूल्यांकन को, व्यवहारिकता, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, मूल्यांकन की प्रक्रिया लागत, समय और प्रयोग सरलता की दृष्टि से व्यवहारिक या वास्तविक हो या कुशल हो। अव्यवहारिक मूल्यांकन, या हम ऐसा कोई सिस्टम बना ले जो वास्तव में ना वो व्यवहार में नहीं लाया जा सकता, बिहेवियर में वो उसको अडॉप्ट नहीं किया जा सकता, वो तो उसकी कोई मतलब नहीं रह जाती है। जो भी मूल्यांकन की प्रक्रिया हम अपना रहे हैं ना, वो क्या हो? सरल हो, प्रयोग की दृष्टि से वास्तविक हो, ठीक है, ओरिजिनलिटी उसमें हो, प्रैक्टिकली वो हो जाए, ठीक है, और व्यवहारिक में या बिहेवियर में वो चीज़ें आ जाए, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए मूल्यांकन प्रक्रिया में। अव्यवहारिक चीज़ों को मूल्यांकन प्रक्रिया में अपनाना गलत होगा, ठीक है। अगला देखिए, वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता मतलब जिस मूल्यांकन में एक ही उत्तर हो वह परीक्षक का प्रभाव न पड़ता हो। देखिए, एक ही उत्तर अगर होता है ना किसी भी एक प्रश्न का, तो वो क्या होता है, परीक्षक का उसमें प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। जैसा कि हम अपने बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देते हैं, एक क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से एक सही है। अब वो एक सही है मतलब सही है, ठीक है, अगर उसको सही कर दिया तो चेक करने वाले का कोई प्रभाव नहीं, सही कर दिया है तो उसको 1 नंबर का है, 2 नंबर का है, तो जितने नंबर का उतना नंबर देना पड़ेगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चन जहाँ पर मूल्यांकनकर्ता के विवेक के ऊपर डिपेंड है। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है, बच्चे बनाया है, उसको 4 नंबर भी दे सकता है, 3 नंबर भी दे सकता है, 2 नंबर भी दे सकता है, ठीक है, जैसे स्कूलों में होती है। वैसे मूल्यांकन वैधता की दृष्टि से थोड़ा सा लो जाता है, ठीक है। वस्तुनिष्ठता वाले मूल्यांकन ज़्यादा उचित होती है। व्यापकता होनी चाहिए, इसमें सारे गुणों का मापन हो। मापन या मूल्यांकन का काम कर रहे हैं तो बच्चों के सभी पक्षों का मूल्यांकन हो, किसी एक पक्ष का मूल्यांकन न हो। तो विशेषताएं इसको अच्छे से आप याद रखिए। चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। चैनल में अगर न्यू है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए।